आइए पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सेकंड है, इससे पहले क्लास में हम देख चुके हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और उससे पहले क्लास में देख चुके हैं विधेय, उद्देश्य आदि, ये सब देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8-9 प्रकार के थे, जो हम विधिवत लाइन टू लाइन इससे पूर्व क्लास में बता चुके हैं। आज एक एक करके हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा है कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने की सूचना मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से कोई काम पता चले कि कोई काम हो रहा है या हो चुका है उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। कोई काम हो रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने दूध पी लिया है। क्या मतलब है? मैंने दूध पी लिया है, कोई काम क्या है? कोई काम हो रहा है या हो चुका है। नंबर 2 है एग्जाम्पल कि वर्षा हो रही है। मतलब क्या है? कोई काम करंट में क्या है? हो रहा है, सफलतापूर्वक हो रहा है। नंबर 3 है राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। इससे वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी काम अभी क्या है? हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे किसी काम के न होने का पता चले, यानी कि किसी काम का न होना पाया जाए, मना करने का संकेत आए, वहां पर हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, या उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किसी काम के न होने का संकेत मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल है मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया, इससे क्या मतलब है कि इस वाक्य में यह मना किया जा रहा है कि मैंने दूध नहीं पिया है, यानी कोई ये दूध पीने का काम नहीं हो रहा है। तो जहां पर किसी काम के न होने का संकेत मिले उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 है मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, क्या है? यहाँ पर खाना खाने से मना किया जा रहा है, नहीं होने का संकेत मिल रहा है कि हमने खाना नहीं खाया है। तो ये है आपका निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस। तुम मत लिखो। अब देखिए यहाँ पर तो नहीं आया है, तो इससे आसानी से पकड़ लेता आदमी की क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द का यूज नहीं हुआ है। क्या लिखा है? तुम मत लिखो, यानी क्या है? किसी काम को मना किया जा रहा है, करने से मना किया जा रहा है, तुम मत लिखो। तो जब कोई काम करने से मना किया जाता है तो वहां पर होता है निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य है जिस वाक्य से हमें पता चलता है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे में नंबर 1 एग्जाम्पल है सीता तुम कहां से आ रही हो। अब सीता तुम कहां से आ रही हो, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें सीता से क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या पढ़ रहे हो? अब देखिए तुम क्या पढ़ रहे हो, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। रमेश कब आएगा? रमेश कब आएगा, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है कि रमेश कब आएगा। अब देखिए यहाँ कब प्रश्नवाचक है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है,
कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस वाक्य से हमें पता चलता है कि इस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य हो जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि किसी को आज्ञा दी जा रही हो या किसी से प्रार्थना किया जा रहा हो या किसी को उपदेश दिया जा रहा हो, उसे ही हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे में एग्जाम्पल है कि बाजार जाकर फल लाओ। बाजार जाकर फल लाओ, किसी को आज्ञा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है कि तुम बाजार जाओ और वहां से फल लेकर आओ। क्या किया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम बाजार जाओ और वहां से फल लेकर आओ। नंबर 2 एग्जाम्पल है कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो। अब यहाँ क्या हो रहा है? उसको आज्ञा दी जा रही है, उसको उपदेश दिया जा रहा है कि तुम बैठकर क्या करो? पढ़ाई करो। नंबर 3 एग्जाम्पल है कि बड़ों का सम्मान करो। इससे क्या है कि उसको उपदेश दिया जा रहा है कि तुम बड़ों का क्या करो? सम्मान करो। ठीक है, तो ऐसा वाक्य, जिस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि किसी को आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है या किसी को उपदेश किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा है, डेफिनेशन है कि जिस वाक्य से अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाता हो या किसी को आशीष दिया जाता हो, आशीष मतलब आशीर्वाद दिया जाता हो या किसी के लिए शुभ कामना की जाती हो, उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिस वाक्य से अपनी इच्छा को व्यक्त की जाती हो या किसी को आशीर्वाद दिया जाता हो, आशीष दिया जाता हो या किसी के लिए शुभ कामना की जाती हो, उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब किसी को क्या किया जा रहा है? यहाँ पर तुम्हारा कल्याण हो, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीष दिया जा रहा है कि तुम्हारा क्या हो? कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। नंबर 2 एग्जाम्पल है आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। मतलब क्या है? इससे अपनी इच्छा को व्यक्त की जा रही है कि मेरी इच्छा आज क्या खाने की है? फल खाने की है। तो इससे क्या हो रहा है? अपनी इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है, तो इच्छावाचक वाक्य है। नंबर 3 एग्जाम्पल है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अपनी इच्छा से क्या किया जा रहा है? उसे आशीष दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हें क्या करे? लंबी उम्र दे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? अपनी इच्छा को व्यक्त की जाती है, किसी को आशीष दिया जाता है या किसी के लिए शुभ कामना की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है संदेहवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह हो या किसी काम के होने में की संभावना व्यक्त की जाती हो, उस वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे किसी काम के होने में संदेह हो, संभावना व्यक्त की जा रही हो, उस वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में नंबर 1 एग्जाम्पल है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शायद शाम को वर्षा हो जाए। क्या पता चल रहा है? संभावना व्यक्त की जा रही है वर्षा होने में कि शायद शाम को वर्षा हो जाए।
क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। किससे? अगर मौसम खराब होगा, बादल छाए होंगे, तो इससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद हो जाए वर्षा, लेकिन कंफर्म नहीं है, संदेह है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नंबर 2 एग्जाम्पल है कि वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम। वह आ रहा होगा, संभावना है, संदेह है, कंफर्म नहीं है कि वह आ ही रहा है, संदेह है, संभावना है कि वह आ रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर 3 एग्जाम्पल है कि हो सकता है राजेश आ जाए, हो सकता है राजेश आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है, उसके आने में संदेह है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है राजेश आ जाए। ठीक है, अब नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य की परिभाषा है, डिफिनेशन है कि जिस वाक्य से क्या पता चलता है कि आश्चर्य हो, जिस वाक्य से हमें पता चले कि उस वाक्य में आश्चर्य हो, घृणा की भावना व्यक्त की गई हो, या क्रोध या शोक आदि की भावना को व्यक्त किया जाता हो, उसे हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमें ये पता चले कि उस वाक्य में क्या है, आश्चर्य है, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति की गई हो, उस वाक्य को हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे में नंबर 1 एग्जाम्पल है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है, वाह, आश्चर्य की बात की जा रही है, किसी उस दृश्य को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य है, इस वाक्य में क्या है, आश्चर्य है। ठीक है, उस दृश्य को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। नंबर 2 एग्जाम्पल है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। अब इस वाक्य से हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है, दुख की बात व्यक्त की गई है। तो यहाँ इससे क्या हो रहा है, इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है शोक को व्यक्त किया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका विस्मयवाचक वाक्य है। पहले वाक्य से क्या, आश्चर्य पता चला, इस वाक्य से हमें क्या पता चला, आश्चर्य। दूसरे वाक्य से शोक पता चल रहा है कि हमें शोक की भावना को इस वाक्य में व्यक्त किया गया है। नंबर 3 एग्जाम्पल है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इससे क्या है, अपने भावों की अभिव्यक्ति की जा रही है। तो इस वाक्य में क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। अब हम नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य की परिभाषा है कि ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है कि यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे, पहला वाक्य है, तो सफल हो जाओगे। कह रहा है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो सफल हो जाओगे, तो सफल कब होगे, सफल होने का काम कब होगा, यदि परिश्रम करोगे। तो सफल होने की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड कर रही है, किस पर निर्भर हो रही है, परिश्रम करने पर। ठीक है, इसका परिभाषा यही है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होता है तो उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो सफल हो जाओगे, कब सफल होगे, ये क्रिया पूर्ण कब होगी,
ये किस पर निर्भर होती है? यदि परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये निर्भर है किस पर? परिश्रम करने पर। ठीक है। दूसरा वाक्य है कि पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। अच्छा होता, ये अच्छा होता ये क्रिया है। अच्छा होता क्या है? क्रिया है। ये किस पर निर्भर है? अभी आते। ठीक है। इस दूसरी क्रिया पर क्या है? ये निर्भर है। अभी आते तो अच्छा होता। अच्छा होता ये क्या है? आपकी क्रिया है, दूसरी क्रिया है। ये दूसरी क्रिया किस पर निर्भर है? पहली क्रिया पर निर्भर है कि आते तो अच्छा होता। अच्छा होता कब? आते तब। नंबर 3 एग्जाम्पल है कि यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब देखिए, फसल भी अच्छी होगी तो अच्छी होगी ये क्या है? आपकी दूसरी क्रिया है। और यदि वर्षा होगी, वर्षा होगी क्या है? ये पहली क्रिया है। और फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी क्या है? दूसरी क्रिया है। ठीक है। तो फसल भी अच्छी होगी कब? ये क्रिया किस पर डिपेंड है? वर्षा होगी पहली क्रिया पर डिपेंड है। ठीक है, आधारित है, निर्भर है। तो इसका परिभाषा यही है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से आज हम वाक्य को दो आधार पर बांटते थे। तो दोनों आधार, आज हम दूसरा आधार देखें। इससे पहले वीडियो में हम पहला आधार देखे हैं। पहले आधार पर वाक्य के 3 प्रकार थे, उसको देख चुके हैं। उससे पहले वाले वीडियो में उद्देश्य, विधेय आदि सब देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं।